वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम आपके साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौमान एमएन चैनल के साथ। और यहाँ पे अब हमारे साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद नौमान, जो कि स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं। और कुछ सवालात हैं हमारे यहाँ पे जो हम इनसे करने चाहेंगे। सबसे पहले तो हम इनको वेलकम करेंगे। वेलकम नौमान भाई, कैसे हैं? क्या हाल है? खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र फरीज, ठीक हो? खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मार्केट के हवाले से कुछ सवालात थे यहाँ पे, कुछ हमारे क्लाइंट्स के भी सवाल थे और कुछ जनरल पब्लिक के भी सवालात हैं, जिसको लेके आज का हमारा जो है यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि क्या KC 100 इंडेक्स सच में 1,60,000 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है और 40% का रिटर्न दे सकता है? अच्छा जी, ये सवाल जो है सिर्फ़ आपका नहीं है। इस वक़्त अगर मैं बात करूँ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सब से बात हो रही है, तो उन सब का ये सवाल है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख का जो इंडेक्स है, वो अबूर कर चुकी है, तो क्या यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की बस हो गई है या और भी ग्रोथ मिलेगी? अगर आप देखें, अगर मैं बात करूँ यहाँ से गवर्नमेंट के हवाले से, तो जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ हमारी सेशंस में, लेक्चर्स में, जहाँ पे भी मैं इन्वेस्टर के साथ बैठा हूँ, हमारा जो साइकिल होता है ना इन्वेस्टमेंट के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, वो होता है 5 साल का साइकिल। हम अभी पहले ही साल में हैं। अगर आप देखें, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, अपनी पॉलिसीज़ लेके आती है, रिफ़ॉर्म्स करती है, स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स होते हैं, उसके बाद जो है वो ग्रोथ की तरफ चल पड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमारी स्ट्रक्चरल ग्रोथ हुई है, एसआईएफसी आना, आईएमएफ का आना, गवर्नमेंट ने जो चीज़ें बताई थी उस पे इम्प्लीमेंट करना, ये उसी का इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत तेज़ी से 1 लाख का इंडेक्स अबूर कर चुकी है। अच्छा, ये सवाल आता है कि क्या यहाँ पे 1 लाख का इंडेक्स हाँ, मतलब पहुँच चुका है, ये इससे आगे भी जाएगा? तो मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी मार्केट है, इसने लास्ट ईयर 2024 में 84% का रिटर्न गेन किया, जो एवर हाईएस्ट रिटर्न है। और अगर आप देखें तो एशिया की जो है नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी है। 84% रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है। अब यहाँ बात होती है 40% रिटर्न और, तो हम भाई सीधी-सी बात है कंज़र्वेटिव साइड पे चल रहे हैं। और 1,60,000 का जो इंडेक्स अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली 40% है, जो अब नज़र आएगी आगे तक की ग्रोथ के हवाले से। तो व्हाई नॉट, वी आर टारगेटिंग जो कि 2025 दिसंबर तक हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि पहला साल ज़बरदस्त था, ग्रोथ तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि दिसंबर 2025 तक होपफुली जो इंडेक्स है वो 1,60,000 तक चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत जगह बाकी है अभी कंपनीज़ के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा, हम कह सकते हैं कि मार्केट में अभी बहुत तेजी है। बहुत जगह है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि प्राइस मार्केट की जो प्राइस अर्निंग रेशियो जो कहलाती है, हुँ, हुँ। उसकी जो री रेटिंग है, क्या वो कितनी रियलिस्टिक है? अच्छा देखें, हम बात करते हैं मल्टीपल्स की, क्योंकि दुनिया की जितनी भी मार्केट्स हैं वो मल्टीपल्स पे चलती हैं ना। तो हमारा जो मल्टीपल रहा है हमेशा से वो 6 का एक एवरेज रहा है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हम एग्रेसिव मूड में होते हैं, हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें या हम किसी भी दुनिया की मार्केट की बात करें जो एग्रेसिव मूड में होती हैं, तो मल्टीपल्स, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की हिस्टोरिकल मल्टीपल्स की बात करें, तो हिस्टोरिकली 8 के मल्टीपल पे भी मार्केट जो है वो ट्रेड कर चुकी है। जब हम बात करें 2017 की एक तेज़ी आई थी, ठीक है? उससे पहले भी जो तेज़ियाँ आई हैं उसमें हम 8-8 के मल्टीपल्स पे गए हैं। अभी अगर मार्केट की बात करें, 1 लाख इंडेक्स का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस करने के बाद भी मार्केट हमारी 6 के मल्टीपल पे भी खड़ी हुई है। सो हमारे पास अभी भी यहाँ गुंजाइश है कि हम आगे जा सकते हैं, जिसमें हम एप्रोक्सिमेटली जो एक बात करें, डिविडेंड यील्ड जो है वो 10% का जो है हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं ओवरऑल रिटर्न में। तो हमारे पास बहुत जगह है अभी भी काम करने के लिए। तो री-रेटिंग की बात करें तो ठीक है। देखें, अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ चले जाएँ, इंडिया, बांग्लादेश, ये 20-20 के मल्टीपल्स पे, 22-22 के मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहे हैं। हम तो फिर अभी भी 6 के बिल्कुल ऐसा मल्टीपल पे है। हैं। वी आर द चीपेस्ट वन इन द रीजन, अगर हम बात करें अभी भी। तो जगह बहुत है हमारे पास। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, और कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स जो हैं मार्केट की करंट जो रिकवरी और ग्रोथ है, उसके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है? अच्छा देखें, अगर हम बात करें मैक्रो लेवल के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से होता क्या है कि जब भी हमारी मईशत जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टेबल होना शुरू होती है, तो ही हमारी इंडस्ट्रीज़ और हमारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो रिएक्ट करती हैं। और देखें, अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो लास्ट अगर 1 साल की हम बात करें, जो गवर्नमेंट आई है, उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ बनाई हैं और जो रिफॉर्म्स की हैं, उसके हवाले से करंट अकाउंट जो हमारा डेफ़िसिट था वो सरप्लस में चलना शुरू हो गया। इसके साथ-साथ हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो थोड़ा-सा स्ट्रीमलाइन हुई हैं। आया वो डाउन साइड पर रही हैं, बट स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, एक रेगुलर रेमिटेंसेस आना शुरू हो गई हैं। फिर जो हमारा फिस्कल अकाउंट था वो सरप्लस चल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। इसके अलावा सबसे
बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। हमारा जो इंटरेस्ट रेट था अगर आपको याद हो वो 22% पे चल रहा था, जो कि करते-करते नीचे आ गया 13% पे आ गया और अभी भी हमारे यहाँ से अगर आज जैसे कि हम बात करें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विज़िट करके गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उनके साथ थे, तो उन्होंने बात की कि इंटरेस्ट रेट जो है अभी भी 6 के परसेंटेज पे आ सकता है, तो यहाँ पे तो बहुत जगह बाकी है। इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल्स पे भी जगह बाकी है। मॉनेटरी पॉलिसी अगर कम होती है, तो 6 का मल्टीपल का मतलब है कि हमारी जो लोन्स की जो इस वक़्त अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ को जो दिए जाते थे, आज वो 13 के परसेंटेज पे मिल रही हैं, वो फिर 6 के परसेंटेज पे मिलेंगे, तो ग्रोथ तो बहुत अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, इसके साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है जब मॉनेटरी पॉलिसी नीचे आती है तो और भी कंपनीज़ जो होती हैं, जो डेट में खड़ी होती हैं, उनको बेसिकली फ़ायदा होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसी वजह से जो है वो बूम करती हैं स्टॉक बिल्कुल। मार्केट में। तो इसके हवाले से भी एक सवाल ये था कि मॉनेटरी ईज़िंग और इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड होता है, ये किन-किन स्टॉक्स पे और कौन-कौन से सेक्टर्स पे असर करता है? अच्छा देखें जैसे कि हम बात करें इंटरेस्ट रेट के नीचे आने का और मॉनेटरी पॉलिसी जो ईज़ ऑफ किया जाता है, तो उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, वो कुछ खास सेक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर आ जाता है, जिसमें हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, हम बात करें स्टील सेक्टर की, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है, फिर साथ-साथ एफएमसीजी सेक्टर जो है और ऑटो सेक्टर, क्योंकि ये वो सेक्टर्स होते हैं जिनका बड़ा डायरेक्ट कोरिलेशन होता है आपकी मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, क्योंकि ये काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो डेट्स लेके चल रही होती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जब मॉनेटरी ईज़ ऑफ होगा यहाँ पे ईज़िंग मिलेगी इनको, तो इनके जो डेट्स हैं उसमें भी इनको ईज़ ऑफ मिलेगा और इनकी जो अर्निंग्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, ग्रोथ आएगी। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि आगे जाके ग्रोथ हमें नज़र आती है। बिल्कुल, तो कोई आप टिप देंगे इसके हवाले से? अच्छा टिप के हवाले से मैं सिर्फ़ इतना सा कहूँगा कि हमने अपने जो है कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए हैं जो कि स्पेशली फॉर द इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बिज़नेस को समझना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सेक्टर्स बता देता हूँ, बट स्टॉक्स जो हैं वो हमारे जो पेड मेंबर्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो पैसा दे रहे हैं और हमारी सर्विसेज़ को भी ले बिल्कुल, रहे हैं, तो उनके लिए हम इसको थोड़ा-सा रखेंगे सीक्रेट रखेंगे। हाँ, सेक्टर्स बिल्कुल, में अगर हम बात करें, सीमेंट सेक्टर सबसे पहले आता है, स्टील सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है और ऑटो सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और जो इनके स्टॉक्स हैं, वो हमारे पेड मेंबर्स के लिए अवेलेबल हैं। ओके, ओके। अच्छा, हाई डिविडेंड यील्ड जो होती है स्टॉक्स का ओवरऑल पोर्टफोलियो में, इसका अहम रोल क्या होता है? अच्छा देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम रिटर्न्स के ऊपर बात करते हैं और जितने अच्छे हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स होंगे वही आपके पोर्टफोलियो में अगर हैं तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे हमारी पेट्रोलियम हो गया, पीएसओ हो गया, ओजीडीसीएल हो गया, ये वो कंपनीज हैं, फॉरी फर्टिलाइजर हो गया, इनकी डिविडेंड यील्ड्स जो हैं वो 30-30% तक की हैं। तो अगर आप देखेंगे 30% का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है डिविडेंड की शक्ल में, कंपनीज अपना जो मुनाफा कमा रही हैं वो आपको 30% दे रही हैं, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो में इंक्रीज हो सकता है। और जो हम 40% जो इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें हमने 10% जो पोर्शन है, वो डिविडेंड यील्ड्स का भी रखा हुआ है। तो ज़रूरी है ये चीज़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का करंट रैली और रिफॉर्म पर क्या असर पड़ेगा? क्या इम्पैक्ट होगा इसका? अच्छा देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी दुनिया की अगर हम बात करें वर्ल्ड की, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हों, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेबल होगा। जब लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल होगा तो आपकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो काम कर सकेंगी और आप प्रॉपर्ली ग्रो कर सकेंगे। तो इस वक़्त अगर हम बात करें पिछले प्राइम मिनिस्टर जो इस वक़्त शहबाज शरीफ की इनकी जो गवर्नमेंट अभी करंट चल रही है और जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट है, तो कॉन्स्टेंटली हमारे पास 2 साल से जो है वो एक ही गवर्नमेंट चल रही है, एक ही पॉलिसीज़ चल रही हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है और अगर यही चीज़ 5 साल आगे चलती है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें नज़र आएगी और इसका इम्पैक्ट लाज़मी-सी बात है, हमारी मार्केट पे भी होगा और रैली भी हमें मिलेगी यहाँ पे एक और इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट या पॉलिसी डिसएग्रीमेंट हो, तो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और कहाँ तक पड़ सकता है? अच्छा देखिए जब हम बात करते हैं पॉलिटिकली चीज़ों को लेके क्योंकि देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्रिएट होगा और लॉ एंड ऑर्डर पे प्रॉपर चीज़ें चलेंगी। अब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है जैसे आपने अभी कुछ अर्से पहले देखा कि जो धरना के हवाले से अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद आए और सारे मामलात को किया, उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा कि मार्केट के ऊपर आता है क्योंकि जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ग्रोथ पे तो फ़र्क आएगा ना। तो अगर इस तरह की कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आ सकती है यहाँ पे। तो इस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना है आगे के लिए। अच्छा, ठीक है।
अच्छा, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब एक आखिरी क्वेश्चन है और जो है इसको हम जल्दी यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। तो एक आखिरी सवाल है हमारा और ये है कि आईएमएफ और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इसका क्या रोल है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं जब स्टेबिलिटी की मार्केट में एक रैली जो आपको मिली है आईएमएफ का जो प्रोग्राम हमने लिया है जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आज स्टॉक एक्सचेंज में बोल के गए कि जी आईएमएफ को हम गुड बाय कहेंगे बट एकदम से नहीं बातें हवा में नहीं की जाती उसको प्रॉपर जो है पेपर के ऊपर लेके आना डॉक्यूमेंटेशन करना फिर इम्प्लीमेंटेशन करना उसके ऊपर लेके चलेंगे तो आईएमएफ का और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो एसआईएफसी का एक बड़ा रोल जो है हमें देखने में मिला जिसमें हमारी स्टैब्लिशमेंट ने हमें बड़ा सपोर्ट किया और एसआईएफसी के थ्रू बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जो नहीं चल पा रही थी जो सेक्टर्स नहीं चल पा रहे थे उनको बड़ा सपोर्ट किया और फिर इसके हवाले से अगर हम बात करें आईएमएफ का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमेशा से कि वो थोड़ा सा सख्त होता है उनकी जो शराइत होती है बट वो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरू में आपको पता है कि लेमैन के लिए बड़ी सख्ती है बिजली के बिल इंक्रीज हो जाना गैस के बिल्स इंक्रीज हो जाना पेट्रोलियम प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना जाहिर सी मतलब महंगाई में भी एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है बट ये लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो ग्रोथ पॉलिटिकली सॉरी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारा मुल्क इकोनॉमिकली स्टेबल होगा तो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट जो है वो एक लेमैन को भी मिलेगा और यही रोल है मैं समझता हूँ हमारा जो आईएमएफ के साथ है और एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग का जो रोल है वो यही है कि चीज़ों को लेके चलना और इन्फ्लेशन का जो है बड़ा असर पड़ता है यहाँ पे ना अच्छा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत-बहुत नुमान भाई आपका यहाँ पे इतना कीमती वक़्त देने का और हमारे जो वैल्यूड क्लाइंट्स हैं, इनके लिए टाइम निकालने का और ज़ाहिर-सी बात है ये इन्फॉर्मेशन तो और भी लोगों तक पहुँचती है तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें जो मार्केट में चल रही होती हैं, इससे फ़ायदा उठाने का हमें मौका मिलता है ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के बाद। तो इसी तरीके से हम जो है डेली बेसिस पे एक सेगमेंट रखेंगे, एक वीडियो छोटी-सी शॉर्ट टर्म में वीडियो बना के जो है, हम डेली बेसिस पे अपडेट दिया करेंगे क्लाइंट्स को हमारे, ताकि जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें और जो है अपनी जो है वेल्थ जो है ना क्रिएशन को जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। अच्छा फ्रीज़ तो वीडियो एंड करने से पहले मैं जितनी हमारी ऑडियंस है जो देख रही है उनको मैं बताता चलूँ कि 2025 जिस तरह से 2024 में 84% के रिटर्न्स हैं 2025 जो है वो 2024 से भी बेहतर होने जा रहा है तो 2025 के लिए जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा कि वो ख़ास तौर पे कुछ सेक्टर जो मैंने जिक्र किया जिसमें सीमेंट्स स्टील फार्मास्यूटिकल एफएमसीजीज एंड ऑटोज़ इनको ख़ास नज़र में रखें और अगर वो चाहते हैं कि इन सेक्टर्स के अंदर कौन सी टॉप कंपनीज हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनकी सर्विसेज लेके वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि उनको पर्टिकुलर स्टॉक्स मिल सकें और उसमें वो ग्रोथ हासिल कर सकें और स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस इसको कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं लेके चलें इसको हमेशा आप लॉन्ग टर्म में लेके चलें और एक साल का एक एवेल्यूशन बनाएं कि एक साल में हम कितना ग्रोथ रिटर्न यहाँ पे हासिल कर सकते हैं तो मेरा ख्याल ये काफ़ी होगा हमारे ऑडियंस के लिए आज के लिए तो आप जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे शुक्रिया आपका नुमान भाई बहुत-बहुत और इसी तरीके से हम जो है डेली अपडेट्स लेकर आते रहेंगे और जो है ये चैनल है हमारा मोहम्मद नुमान अहमद के नाम से इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है जैसे ही वीडियो यहाँ पे अपलोड हो और वहाँ पे एक जो है बेल आइकन भी है उसको भी आप प्रेस कर लें ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन गिर जाए जैसे ही वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो आप उसको देख लें। इसी के साथ जो है अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच नुमान भाई और थैंक यू सो मच चलें हमारे थैंक यू क्लाइंट्स अल्लाह